एनसीईआरटी बुक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग की क्लास 6 हिस्ट्री का अध्याय 3 कवर करेंगे। शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर और यहाँ कुछ वार्तालाप दिए गए हैं, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से शुरू करते हैं रीडिंग हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला। तो पंजाब में जिस समय जो कि रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उसी समय हड़प्पा के जो पूरा स्थल से कुछ सामान वगैरह उन लोगों को प्राप्त हुआ, जो आधुनिक पाकिस्तान में है, जो अब के पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। और ये लगभग कब की सब बात है? ये लगभग 4700 साल पहले की सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता 4700 साल पहले। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि इन नगरों की क्या विशेषता रही। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों में मिले हैं। और यहाँ से कुछ अनोखी वस्तुएं मिले हैं, मिट्टी के लाल बर्तन जैसे कि, और जिन पे काले रंग, लाल बर्तन पे काले रंग के चित्र, बांट, मुहरे, मनके, तांबे उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड, ये सब चीजें यहाँ से प्राप्त हुई है। आइए विशेषता देखते हैं। इस नगर में से कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि पश्चिमी भाग वाला जो हिस्सा था वो जो है कि छोटा था लेकिन वो ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन वह इनके निचले इलाके में था। तो अगर ऐसे देखा जाए तो ये पश्चिमी हिस्सा छोटा था, तो लेकिन जो है कि ये ऊंचाई पे बना हुआ था। और पूर्वी वाला जो हिस्सा था ये थोड़ा मतलब जो है कि बिग साइज का था। इसमें घर बिग साइज के बने थे, लेकिन ये मतलब निचले स्थान पे बने थे जहाँ बाढ़, पानी वगैरह परेशानियां होती थी। ऊंचाई वाले भागों को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। किन्हें कहा? ऊंचाई वाले भागों को। और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चारदीवारियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज उनकी दीवारें खड़ी रही। तो इन पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है हड़प्पा सभ्यता में। ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। जो आज जिस तरह सीमेंट का प्रयोग करते थे, उसी तरह उस समय भी कुछ प्रयोग किया जाता था जिससे कि दीवारें लंबे समय तक प्रयोग में रहे। कुछ नगरों की नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार का संज्ञा दी। तो ये कहाँ था? मोहनजोदड़ो में था। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। तो आप लोग देख लीजिएगा, पानी का रिसाव ना हो इसके लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की जो है कि परत चढ़ाई गई थी। ये स्टेटमेंट में पूछ सकता है। नेक्स्ट है, इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां थी। सीढ़ियां जो है कि 2 तरफ से थी और चारों ओर कमरे बने गए थे। और इसमें भरने के लिए कुएं से पानी जो है कि निकाला जाता था और फिर उपयोग के बाद इस स्नानागार को खाली किया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल ये 2 जगह हैं जहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। ऐसा पूर्वानुमान है कि यहाँ शायद यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। कहाँ? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल। तो यहाँ हड़प्पा सभ्यता का कुछ जगह है, देख लीजिए। एक सोतकाहा है, ये पाकिस्तान वाले हिस्से में है। फिर मोहनजोदाड़ो है, ये भी पाकिस्तान वाले हिस्से में है। फिर मोहनजोदाड़ो के नीचे चनुदुरो है दक्षिण में। फिर चनुदुरो के दक्षिण सोतकाहा है। फिर उसके दक्षिण में धौलावीरा है। फिर सूरकोतदा है और सबसे दक्षिण में लोथल गुजरात है, मतलब इस वाले हिस्सा में। बाकी सबसे दक्षिण में तो जो है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिण में कौन सा स्थल है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। उससे दायमाबाद है। तो इनको आप क्रम में याद रखिएगा, जो है कि मोहनजोदाड़ो, फिर चनुदरो, फिर सुतका, फिर धौलावीरा, फिर सोतका, फिर लोथल।
इसमें भी जो कि गंभीरी वाला भी है, नॉर्थ में है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। कालीबंगा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भवन, नाले और सड़कें। इस नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था, जिसे हम लोग आज के समय में बाथरूम कहते थे, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया गया था। तो देख सकते हैं, आज से 47 साल पहले हड़प्पा सभ्यता में भी ड्रोनेज सिस्टम जैसा था। जैसे आज जो है कि शहर में पानी घर से निकल के नाली में जाता है, फिर नाली से एक बड़े नाली में, फिर वो बड़े नाली से जो है कि मेन सोर्स के जरिए शहर से बाहर प्रवाहित की जाती है। फिर बीच बीच में कहीं मेन होल भी दिया जाता है ताकि कभी कोई जो है कि समस्या आए तो वो टैंक की अच्छे से सफाई हो सके नाली की। तो इस तरह की भी जो है कि परंपरा, मतलब सुविधा हड़प्पा सभ्यता में भी थी। आगे देखते हैं नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। यह संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों और सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे, और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। तो एक लिपिक शब्द आया है। तो लिपिक शब्द कौन होते थे? जो मोहरों पर लिखने का कार्य करते थे। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। तो मतलब शिल्पकार के रूप में स्त्री और पुरुष दोनों होते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से, कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। यहाँ देखिए कुछ चित्र दिए गए हैं, इनके बारे में लिखा गया है। सबसे ऊपर मोहनजोदाड़ो की एक सड़क, उसमें बना नाला है। कहाँ नाला है ये दिखाया गया है। सड़क है, उसके बगल में जो है कि नाला दिखाया गया है। फिर यहाँ कुएं को दिखाया गया है, फिर लिपि को दिखाया गया है, फिर कुछ खिलौने को दिखाया गया है। नेक्स्ट नगर और नए शिल्प। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। और यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। ये देख सकते हैं, मनके हैं पत्थर ये, और पत्थर बाट है। इन चीजों को जो है कि चित्र में दिखाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरे बनाते थे। तो मोहरे जो बनाते थे वो पत्थर की बनते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। तो आज जो हम लोग देखते हैं मिट्टी के बर्तन लाल कलर का, कुछ ऐसा ही उस समय भी रहता था, लेकिन उसमें काले रंग के डिजाइन किए हुए होते थे। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तु से चिपके हुए मिले हैं। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, कपड़े के जो है टुकड़े हैं उनके अवशेष मिले हैं। चांदी का एक फूलदान मिला है, और इस पे ढक्कन है, और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। ये आप लोग याद रखिएगा कि कपड़े के टुकड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना, या फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना आदि। उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। ये जो चित्र में दिखाया गया है, इनकी दाढ़ी मतलब अच्छी तरीके से दिखाई गई है, जो किसी अच्छे विशेषज्ञ के द्वारा ही हो सकता है।
यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है इस तरह की चित्रकारी करना। फिर हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था, यह हमें यह पता नहीं है। सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे, फिर केवल महिलाएं भी? तो दोनों, पुरुष और महिलाएं दोनों कर सकते हैं। फ्योन्स, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फ्योन्स को कृत्रिम रूप से डिजाइन किया जाता है। फ्योन्स से जान लीजिएगा, ये कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गेंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। इसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फ्योन्स से मन के चूड़ियां, बालें और छोटे बर्तन बनाए जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। कच्चे माल की खोज। कच्चे माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, और फिर उससे कई कई तरह के जो है कि वस्त्रों के निर्माण होते हैं, धागों के निर्माण होते हैं। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर वे दूर दूर से क्या करते थे, उनका आयात करते थे। फिर हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे, तांबे का आयात। और एक देश पश्चिमी का ओमान, पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात करते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। टीन का आयात कहाँ से करते थे? आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया करते थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, नगरों में रहने वाले के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खोने के सामान देते थे। पत्थरों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं, क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उसे सिर्फ फसलों की सिंचाई की जाती होगी। तो हड़प्पा सभ्यता जिस क्षेत्र में है, उत्तर पश्चिम, तो यहाँ जो है कि बारिश की कमी होती थी, तो ऐसा कोई सिस्टम रहा होगा जिससे जो है कि पानी को स्टॉक करके रखा जाता होगा, फिर उसी पानी का प्रयोग अन्य कामों में किया जाता था। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरगाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडे को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। नेक्स्ट है गुजरात में हड़प्पाकालीन नगरों का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खादीर बेट के किनारे धौलावीरा नगर, ये कहाँ पड़ता है? कच्छ के इलाके में पड़ता है। वहाँ साफ पानी मिलता था, पानी साफ सुथरा रहता था, जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो विभाग में, वही धौलावीरा ऐसा शहर था जो 3 भागों में विभक्त था, जबकि अन्य मैक्सिमम 2 भागों में विभक्त थे। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगरों में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदाया पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लोग मुहरे जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। मुहर जैसी, हड़प्पा के लोग मुहर जैसी छोटी जगहों पर पाए जाते थे। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर। लोथल नगर जो है कि साबरमती की एक है उपनदी, जिसको भोगवा, शायद भोगवा ही होगा, तो देख लीजिएगा। उसके किनारे जो है कि बसा है लोथल नगर, जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थर शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडारगृह भी था। इस भंडारगृह से कई मोहरे, मुद्रांकन या मोहरबंदी मिले हैं। ये लोथल का बंदरगाह है, जहाँ समुद्र से आने वाली नावें रुकती थी। यहाँ संभवतः सामानों को उतारा और चढ़ाया जाता था। यहाँ एक इमारत मिली है जो संभवतः मन के बनाने का काम होता था। तो लोथल से जो है कि मन के बनाने के भी साक्ष्य मिले हैं। मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी, इनका प्रयोग जो है कि उन डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। इनको आज भी हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है सभ्यता के अंत का रहस्य।
लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। कब? 3900 साल पहले। लेखन, मुहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदाड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ? कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी, तो कुछ का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई। तो इनके कई कारण हैं जो अलग अलग वैज्ञानिक पुरातत्वविद जो है कि अलग अलग दे रहे हैं, जिनके कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ वो परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि जो है कि परिवर्तन के कारण ये सारी घटनाएं घटी। और उसके बाद जो है कि इसके बाद वहाँ के लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। कहाँ के लोग? हड़प्पा सभ्यता के लोग। आइए अब जो है कि कुछ मिलान करने के लिए दिया गया है, जिनको जो है कि मिलान करना है। तांबा, तांबा जो है कि ये राजस्थान और गुजरात से मंगाया जाता था। फिर सोना, सोना जो है कि कर्नाटक से आयात करते थे। तीन, तीन जो है कि अफगानिस्तान से आयात करते थे। बहुमूल्य पत्थर ये गुजरात से आयात करते थे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कुछ चर्चा करने के लिए है। यहाँ कुछ तिथियां हैं जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। वो है कि मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले शुरू हुई। फिर नगरों का आरंभ 4700 वर्ष पहले। फिर हड़प्पा सभ्यता का अंत 3900 साल पहले। अन्य नगरों का विकास 2500 साल पहले हुआ। अन्य नगरों का विकास कब हुआ? 2500 साल पहले। आइए अध्याय 4 को भी कंप्लीट करते हैं। और ये है कि क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। तो पहला पैराग्राफ करते हैं, जिनका हेडिंग है दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। वेद 4 हैं। कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और इसमें सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद, जिनकी रचना 3500 साल पहले हुई है। इसमें 1000 से ज्यादा यानी 1028 रचनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति के बारे में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से अग्नि, इंद्र और सोम है। अग्नि को आग का देवता कहते हैं। इंद्र युद्ध के देवता होते हैं। और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष ही थे। तो अधिकांश पुरुष ही थे जो रचनाओं को सस्वर पाठ कराते थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद की भाषा क्या कहलाती है? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। आप लोग याद रखिएगा, अगर ऐसा पूछा जाए तो ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है तो प्राक संस्कृत या प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। नेक्स्ट है संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारतीय भाषा यानी यूरोपीय परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं हैं, असमिया, गुजराती, हिंदी इत्यादि। और फारसी भाषाएं हैं जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूनानी। और उपमहाद्वीप में दूसरी भाषा परिवार की भी भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। नेक्स्ट ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। तो आप लोग ये याद रखिएगा, ऋग्वेद को पढ़ा नहीं जाता था, इनका उच्चारण किया जाता था या फिर श्रवण किया जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। नेक्स्ट है इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे। इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों व्यास और सतलज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। तो ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के में है, जिसमें विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। ये दिखाया गया है। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है और
भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई। कहाँ पाई गई है? कश्मीर में पाई गई है। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। यहाँ विश्वामित्र और नदियां दोनों के मध्य संवाद को लिखा गया है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। मवेशी को भी जीत के लाया जाता था। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, लेकिन अच्छे चढ़गाव हो या जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयारी हो जाने वाली फसल को उपजाया जा सकता हो, ऐसी कौन सी फसल थी? जौ। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। तो लड़ाइयाँ का कोई एक वजह नहीं था, कई वजह थे। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। कुछ सरदार रखते थे, कुछ पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन जो यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुतियां दी जाती थी। तो ये सब ऋग्वेदिक सभ्यता का ही जो कि परिणाम है, जो आज भी हम लोग यज्ञ करते हैं उसमें जो है कि घी, अनाज, अक्षत वगैरह का जो है कि आहुति देते हैं। और बलि प्रथा वगैरह भी संभवतः ये ऋग्वेदिक सभ्यता का ही परिणाम है, जो हमें आज देखने को मिलता है। फिर अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ऋग्वेद में कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा किया करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। आज भी शक्ति संपन्न लोगों को ही अपना सरदार चुना जाता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द को देखो। नेक्स्ट, ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। तो पुरोहित और राजा में वर्गीकरण किया गया है। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी। तो ये स्टेटमेंट के वगैरह में पूछ सकता है ऋग्वेदिक राजाओं के बारे में। तो आप लोग याद रखिए, ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, और ना ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। ये ऋग्वेदिक राजाओं के बारे कहा जा रहा है कि ना ही वो महल में रहते थे, ना ही इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। मतलब राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, ऐसा कोई नियम नहीं था। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता था। दूसरा था विष। विष वैसे शब्द से निकला है। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष, इससे कई उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। तो जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वे खुद को आर्य कहते थे और अपने विरोधी को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। तो दस्यु दास होते थे जो मालिक के अधीन होते थे। जिस युग में महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगह पर एक अलग तरह का जो विकास हो रहा था। एक खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। ये शिला कुछ पृष्ठ पे चित्र दिए गए हैं, अगले पृष्ठ पे हम लोग देखेंगे उसे। और ये शिलाखंड महापाषाण नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कहाँ ये महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा प्रचलित थी? ये दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी और लगभग ये 3000 साल पहले शुरू हुई थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्रों में दिखाए गए हैं। तो ये महापाषाण पुरास्थल को दिखाए गए हैं।
कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है, इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से जाना जाता है। तो जो कि मृतकों को जब दफनाया जाता था तो उनके साथ कुछ बर्तने काले लाल मिट्टी कलर के दफनाए जाते थे। और ऐसा उन लोगों का मतलब मान्यता था कि मृत्यु के बाद भी एक नया जन्म होता है, वहाँ भी उनकी जरूरत होती होगी, शायद इसलिए वो लोग। और लोहे के औजार भी साथ में दफना देते थे, हथियार दफना देते थे, घोड़े, तरह तरह के मतलब जग जेवर जौहरात, कहीं कहीं तो बकरी और कुत्ते को भी दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। इस तरह के महापाषाण को ताबूत सावधान, इसे जो है ताबूत सावधान शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सा सुराख है, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता है। और नेक्स्ट ये देखते हैं, महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान। बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ी, नीचे एक कटार है, घोड़े में लगाए जाने वाले सामान है। ये नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। दूसरे मानचित्र ब्रह्म, यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। ब्रह्मगिरी में जो कि वहां से पुरास्थल मिले हैं, जहां से व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यहाँ दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे, तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे, तो कुछ दूसरे अनुयायी थे। कुछ कब्रगाहें खास परिवारों की थी। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। सोचिए सभ्यता में क्या सिस्टम था कि जो कि एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था, ऐसा कुछ था। एक यहाँ एक बॉडी रखी गई थी, फिर जो है कि एक मेन हॉल के जरिए सुराख कर दिया गया था। फिर उसी परिवार का कोई व्यक्ति अगर मरता था तो उसको जो है कि यहीं पे लाके दफन कर दिया जाता था बाद में। और ये एक जो हॉल था, इसे पोर्ट हॉल कहा गया। ये सीधे कब्रों में खुलती थी इनका दूसरा सिरा। यहाँ लोग दोबारा शवों को दफनाने आ सकते थे। तो आप लोग ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है ईमान गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। ईमान गांव के बारे में कुछ विशिष्ट मतलब इंपॉर्टेंट नहीं, आप इसे रीड कर लीजिएगा, वैसे रीड किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं ईमान गांव के लोगों के काम धंधे। ईमान गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कहीं पे जानवरों की हड्डियां भी मिले हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, नेवला, चिड़िया, ये सब की हड्डी, मछली की हड्डियां पाए गए। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसबड़ियां भी एकत्र की जाती थी। ये ईमान गांव के लोगों के काम धंधे थे। नेक्स्ट देखते हैं, ये चैप्टर यहीं समाप्त हो रहा है। इसमें कुछ जो है कि महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इसे देखते हैं। वेदों की रचना 3500 साल पहले हुई है। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले हुई है। ईमान गांव में कृषकों की निवास लगभग 3600 से 2700 साल पहले। फिर चरक लगभग 2000 साल पहले चरक संहिता की निर्माण हुआ है। फिर ये सुमेल करने के लिए दिया गया है। सुक्त है, सुक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया। फिर रथ, युद्ध में रथ को प्रयोग किया जाता था। फिर है दास, दास कौन होते थे? दास होते थे गुलाम। फिर यज्ञ, यज्ञ जो है कि यज्ञ होता था अनुष्ठान। महापाषाण सजा गए पत्थर। ये वाक्य को पूरा करना है। डैश के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। तो युद्ध, घरेलू काम, इन सब चीजों के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। डैश में महापाषाण पाए जाते थे। तो दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत, कश्मीर में महापाषाण पाए जाते थे। हम लोग ऊपर रीड किए हैं। फिर जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान किसके काम आते थे? तो ये जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान जो थे, ये कब्रों की जगह को दर्शाते थे, जिससे लोग जान सके कि यहाँ मतलब कुछ मतलब चिन्हित करने के लिए
आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, ओवरऑल चिन्हित करने के लिए करते थे। फिर पोर्ट होल का इस्तेमाल कहाँ करते थे, ये कब्र में करते थे। फिर ईमान गांव के लोग क्या खाते थे, तो ईमान गांव के लोग अनाज, गेहूँ, जौ खाते थे, कल, मूंग, मूल, कंद सब खाते थे। तो आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 के हिस्ट्री में चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को कंप्लीट किए। इससे आगे हम लोग अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल द स्टडी ग्रुप को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब जब नया वीडियो आए आप तक वो आसानी से पहुंच सके।